हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम पढ़ने जाएंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का। मतलब कि ये कहते हैं इससे पहले हम रेट वगैरह निकालना सीख चुके हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड सर, इंटीग्रेट मतलब यहाँ इंटीग्रेशन आएगा, और मैं तो बायो वाला हूं, मैं कैसे करूंगा। सब कर लोगे, सूरज सर पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। तो सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल आता है बोर्ड में भी, नीट में भी, और बोर्ड में इसका डेरिवेशन भी आ जाता है जीरो ऑर्डर का या फर्स्ट ऑर्डर का प्रूफ करने को। ग्राफ्स बहुत आएंगे। आपकी अगर मैथ थोड़ी सी वीक है कोई बात नहीं, सब चल जाएगा। कई जगह पर मैथ में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बायो वालों को, वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा आपको सब स्मूथ लगने लगेगा। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है सर? इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है? देखो, रिएक्शन जब चल रही होगी कोई रिएक्शन में, जैसे ए प्लस बी बी गिव्स प्रोडक्ट, यानी कि कोई ए और बी जब आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे होंगे, तो उस समय क्या होगा? जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या चेंज होती है सर? या तो प्रेशर का चेंज हो रहा हो सकता है, प्रेशर इनिशियल प्रेशर कुछ होगा, फाइनल प्रेशर कुछ होगा। ऐसी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रही हो सकती है कि इनिशियल मोल कुछ होंगे और फाइनल मोल कुछ होंगे। तो हमें क्या पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ में? हमें ये पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये और प्रोडक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ किसमें? टाइम के। अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे? चेंज पढ़ोगे, तो ये तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ होगा। अब हमें इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर का पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है। सर मैं ऑर्डर ही भूल चुका हूं। ऑर्डर क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन है, उसका अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा R बराबर के ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई। अब अगर एलिमेंट्री होगी तो यही तुम्हारी डायरेक्ट पावर हो जाती है, ठीक है। ये ए और बी स्मॉल बी वाली हो जाती है। पर मैंने मान लिया कि कोई और रिएक्शन है जिसका रेट लो आर बराबर के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई है। यहां पर जो एक्स है वो क्या होगा सर? ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा। वाई क्या होगा सर? ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा। और x प्लस वाई, जिसको हम n भी बोल सकते हैं, ये n क्या है सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि अगर n की वैल्यू जीरो आएगी तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएगी? जीरो ऑर्डर की। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे। किसका? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का। हमें क्या करना है? एक रिएक्शन है जो ए से प्रोडक्ट जा रही है, ए से प्रोडक्ट जा रही है। तुम्हारे सिलेबस में सिंगल रिएक्टेंट वाली स्पीशीज है, उनके ऊपर बात करना है। तो एक रिएक्शन है जो ए से प्रोडक्ट जा रही है। अब तुमको रेट का फॉर्मूला पता है। देखो ये वाला क्या होता है सर? ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है। तो ये आर क्या होता है सर? आपका रेट होता है। और के क्या होता है आपका? रेट कांस्टेंट होता है या वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, बहुत सारे नाम थे इसके। अब रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू स्टोशियोमेट्री ऑफ ए या बी की पावर, जो भी लिखा हुआ है ये। इसमें आर का फॉर्मूला आपको पता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है। एक बार रिकैप भी हो जा रहा है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है, यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होता है ये फॉर्मूला। हाँ सर। तो डेल्टा सी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आपको टाइम t1 पर कुछ कंसंट्रेशन c1 माननी पड़ेगी जो कि यहां नहीं दे रखी है, और टाइम t2 पर आपको कंसंट्रेशन c2 माननी पड़ेगी जो कि यहां नहीं दे रखी है। तो क्या करें? मान लेंगे ना, जब कुछ नहीं दिया तो मानना ही पड़ेगा। तो मैंने मान लिया, क्योंकि डेल्टा टी होता है और डेल्टा सी होता है। मान लो मैंने t1 टाइम जब t बराबर 0 था तो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को लेट ए नॉट बराबर ए मान लिया, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को ए माना है, पहले से दिया नहीं है। जब टाइम 0 था उस समय सिर्फ रिएक्टेंट मौजूद था, क्या प्रोडक्ट बना होगा? नहीं बना होगा, तो डैश लगा देंगे। जब टाइम टी बीत गया, टाइम टी बराबर टी सेकेंड हुआ, ये 0 सेकेंड था, तो इसकी कंसंट्रेशन टाइम टी पर ए टी हो गई होगी, जो कि ए माइनस एक्स। देखो ए टी क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ए नॉट क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम इक्वल टू 0। जब एक से एक बनता है, मैं इसको ये लिख सकता हूं, एक ए से एक प्रोडक्ट का पी एक से एक बनता है, तो एक्स से कितना बनेगा सर? एक्स मोल बनेंगे। समझ नहीं आया सर? ये थोड़ा सा स्टोशियोमेट्री को देखो। एक से एक बनता है, एक्स खर्च होकर कितना बनेगा? एक्स मोल। वाई खर्च होता तो कितना बनता? वाई मोल। यानी कि टाइम टी पर इसका एक्स मोल डिसोसिएट हुआ तो इसका एक्स मोल बना होगा। अब इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ लिखूंगा, तो आर बराबर के ये होगा ए की पावर एन। यहां पर एन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
पर आपको ये पता है कि जीरो ऑर्डर है तो एन की वैल्यू कितनी होगी सर, एन की वैल्यू यहाँ जीरो हो जाएगी। तो किसी की पावर जीरो मतलब क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो आर बराबर के, अगर ये मैंने ए की पावर जीरो लिख दिया तो आर बराबर के आ जाएगा। यानी कि यहां से क्या समझ में आया, रेट किसके बराबर है सर, रेट है आपका रेट कांस्टेंट के बराबर। यानी कि अगर मैं क्या कहूं, रेट का ग्राफ, सॉरी देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका, रेट का टाइम के साथ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, ग्राफ डायरेक्ट देख लो यहीं पर। अगर मैं टाइम का और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ बनाऊं रेट के साथ, तो रेट क्या टाइम पर डिपेंड कर रहा है, नहीं। आर के फॉर्मूले में कहीं टी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, कहीं रिएक्टेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कि रेट टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के संग कैसे वेरी करेगा, स्ट्रेट लाइन वेरी करेगा, जो कि के बराबर होगा कांस्टेंट। यानी कि रेट कौन सी रिएक्शन में टाइम के संग चेंज नहीं होगा, जीरो ऑर्डर में। अगर आपको कोई अभी सवाल भी कराऊंगा डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल, जहां पर आपको ऐसे सवाल भी मिलेंगे, टाइम बढ़ता जा रहा है पर रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है रेट पर कोई भी फर्क नहीं आ रहा। जो टाइम जीरो पर जो रेट था वही टाइम बराबर 10 सेकंड में रेट आया, टाइम बराबर 20 सेकंड में भी वही रेट रहा, टाइम बराबर 30 सेकंड में भी वही रेट रहा। तो यानी कि टाइम के संग रेट का कोई वेरिएशन नहीं हुआ, या कंसंट्रेशन के संग टाइम रेट का कोई वेरिएशन नहीं हुआ। तो ये कौन से ऑर्डर में होता है सर, जीरो ऑर्डर में। अब आर बराबर के आ गया, आर क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इधर पर जो चेंज हो रहा है वो क्या है सर, आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट टाइम के संग क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। रिएक्टेंट जो होता है वो टाइम के संग घटता है या डिसअपियर होता है, और डिसअपियर होता है तो कौन सा साइन आता है रिएक्टेंट के लिए सर, नेगेटिव साइन आता है। तो आर बराबर मैं ये लिख सकता हूं क्या, माइनस का डी ए अपॉन डी टी। सर ये माइनस का डी ए अपॉन डी टी क्या आ गया, डेल्टा लिखो डी लिखो, तुम्हारे उसमें सेम ही है, इंस्टेंटेनियस या फिर क्या कहते हैं तुम्हारे उसमें क्या, एवरेज, सेम ही है। ए की कंसेंट्रेशन में चेंज डीए है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके बराबर है सर, के। अब ध्यान से देखो, मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस डीए इस तरफ के ले जाऊंगा और ये dt ले जाऊंगा। अब ये माइनस साइन को मैं इस साइड भेज दूंगा। इंटीग्रेट करना है तो मैं इंटीग्रेट के लिए ये वाला साइन लगा दूंगा, नागराज को बुलाऊंगा। अब नागराज आ गए यहाँ पर, इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेशन की एक वो होता है कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको लिमिट भी पुट करनी होती है। तो देखो टाइम की लिमिट, पहले तो जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन में देखो क्या क्या होता है वो समझाने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो ध्यान से देखो। जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन के अंदर उसको बाहर ले लेते हैं, तो ये तो तुम्हारा डी रहेगा और ये तुम्हारा माइनस का के इंटू डी टी, ठीक है। जो कांस्टेंट चीज होती है उसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से। अब टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तो इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या थी सर, ए नॉट थी। जब टाइम जीरो था तो इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या थी, ए नॉट। जब टाइम टी हो गया तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो गई, ए टी, ठीक है। अब टाइम जीरो पर इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट थी, टाइम टी पर इसकी फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो गई, ए टी हो गई। और तुम्हारा जो इंटीग्रेशन होता है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। कुछ इंटीग्रेशन तुम्हें याद होने चाहिए, जैसे क्योंकि तुम थोड़े बायो वाले भी हो, मैं भी दिक्कत होती थी। तो देखो डीए का इंटीग्रेशन ए होता है, कभी आपको डीए का इंटीग्रेशन पूछे ए बोल दोगे। ऐसे ही अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स पूछे तो एक्स हो जाएगा, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ डी होगा तो टी हो जाएगा। तो यहाँ पर डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, ए हो जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा और लिमिट लगा दोगे ए नॉट से ए टी, ए नॉट से ए टी, और ऐसे यहाँ पर माइनस के और ये हो जाएगा टी, जीरो से टी। अब इंटीग्रेशन में एक और चीज होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो ये ए आया है इसकी जगह पर एक बार आप अपर लिमिट को पुट करोगे, एक बार लोअर लिमिट को पुट करोगे, दोनों लिमिट पुट करनी होती है और अपर माइनस लोअर करना होता है। तो मैं एक बार ए की जगह ए टी रख दूंगा और एक बार ए की जगह क्या रख दूंगा, ए नॉट बराबर का माइनस का के टी। अब यहां से क्या होगा सर, यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, देखो मेरा ये आया ए टी माइनस का ए नॉट बराबर माइनस का के टी। अब ये टी किसी को अंदर लिखना है तो अंदर भी लिख सकता है, नॉट अंदर लिखना है तो अंदर लिख सकता है। तो यहां से क्या होगा सर, ए टी बराबर ए नॉट माइनस का के टी
तो ये आपका क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए टी बराबर ए नॉट माइनस का के टी, एक ये फॉर्मूला आएगा। अब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला हमारा क्या था सर, ये वाला था ए टी माइनस ए नॉट बराबर माइनस का के टी, ठीक है। ए टी की वैल्यू कितनी थी सर, ए टी की वैल्यू थी ए माइनस एक्स, तो यहां रख दो ए माइनस एक्स, और ए नॉट की वैल्यू क्या थी, ए थी, तो वो पुट कर दो, बराबर का माइनस का के टी, ये पॉजिटिव ए है ये नेगेटिव ए है, कट जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, माइनस का एक्स बराबर माइनस का के टी, यहां से ये कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, के टी। सर ये एक्स बराबर के टी क्या है, एक्स है आपका कितना रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है, एक्स क्या है, कितना रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ है, या ये भी तो कह सकता हूं कितना प्रोडक्ट बना है। देखो टाइम टी सेकेंड पर एक्स अगर डिसोसिएट होता है तो एक्स ही बनता है, एक्स अगर डिसोसिएट होता है तो एक्स ही बनता है। ऐसे ही टाइम टी इक्वल टू जीरो पर ये एक्स जीरो था, इनिशियली कुछ नहीं था, पर जैसे ही टाइम टी हुआ तो एक्स मोल इसके डिसोसिएट हुए तो एक्स बना, तो जितना प्रोडक्ट बना होगा उतना ही तो रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ होगा। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं सर, ग्राफ देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं किस किस के बीच में, रिएक्टेंट रिएक्टेड और प्रोडक्ट फॉर्म के बीच में, रिएक्टेंट रिएक्टेड रिएक्टेड या और प्रोडक्ट फॉर्म्ड टाइम के साथ, तो देखो ये रिएक्टेंट बना होगा या डिसोसिएट हुआ होगा, तो ये तुम्हारा वाई एक्सिस में है, ये कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में है। तुमने y बराबर एम एक्स प्लस सी पढ़ा होगा, तो ये वाला चीज क्या होगा, m होगा, और इंटरसेप्ट इसका c क्या होगा, जीरो होगा सर, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो जीरो होगा। तो अब बताओ जिसका इंटरसेप्ट जीरो है, इंटरसेप्ट कौन सा, y इंटरसेप्ट जीरो है, तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह का होगा, और इसकी जो स्लोप होगी यानी tan थीटा होगा वो क्या होगा, k होगा। जो स्लोप होता है तुम्हारा m वो किसके बराबर होगा, k के बराबर। ये m तुम्हारा क्या होता है, स्लोप होता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस पे टाइम ले रखा है, और m क्या आपका स्लोप और c क्या आपका इंटरसेप्ट, जब कुछ नहीं दिया है तो जीरो मानेंगे, तो ये वाला आपका ग्राफ आ जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है। अब हम आगे बात करते हैं हाफ लाइफ के ऊपर, और वो क्या कहते हैं T 50% और T 100% के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये डेरिवेशन को एक बार फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन या हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हेडिंग डालो T50 और T हाफ या फिर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो हेडिंग लगेगी आपकी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, जिसको आप क्या लिख सकते हो, T 50% और T 1/2। अब ध्यान से देखो T 50% या T 1/2 क्या होता है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट घटकर आधा हो जाए। 50% मतलब क्या होता है, 50% कंज्यूम होना, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन का 50% कंज्यूम हो जाए किस टाइम पर, जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टी हाफ बोलेंगे। तो टी बराबर में टी हाफ लिखूंगा, और एटी आप एटी क्या थी सर, आपकी फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी। यहां पर जो फॉर्मूला था उसमें ए नॉट था, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम इक्वल टू जीरो, और एटी क्या था, फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ए नॉट बाई टू। समझ नहीं आया क्या बोला आपने, एटी बराबर ए नॉट बाई टू कैसे लिख दिया। देखो टाइम जब जीरो था तो इनिशियली ए नॉट प्रेजेंट था, जब टाइम जीरो था तो इनिशियली ए नॉट प्रेजेंट था। जब टाइम हाफ होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू, तभी तो 50% होगा सर, हाँ। और उस समय जो बची हुई कंसेंट्रेशन है उसको एटी ही तो बोलते हैं। क्या कहा मैंने, जब टाइम जीरो था तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट थी, टाइम हाफ हुआ तो ए नॉट बाई टू हुआ। ए नॉट बाई टू क्या होगा, वो टाइम जिसमें ये ए नॉट बाई टू हुआ, तो वो एट टाइम टी पर ही तो एटी लिखते थे। हाँ सर, अब कुछ समझ आ रहा है। और अभी हमने देखो एटी का एक फॉर्मूला ये पढ़ा था कि एटी बराबर क्या पढ़ा था, ए नॉट माइनस का के टी, ये आपका फॉर्मूला आया था। हाँ सर, एटी की वैल्यू क्या आई है, ए नॉट बाई टू पुट कर दो यहां पर, ए नॉट बाई टू बराबर का ये ए नॉट माइनस का के टी, और ये के टी बराबर क्या, टी हाफ हो जाएगा, क्योंकि टी बराबर टी हाफ रखा है। हाँ सर,
यहां से ये इस साइड आएगा, ये तुम्हारा a0/2 माइनस का a0 बराबर का माइनस का KT½ ये तुम्हारा होगा a0। अगर डेरिवेटिव बेकार हो तुम, ये 2 माइनस का KT½ बराबर का माइनस का KT T½ बराबर क्या आ जाएगा सर, a0/2 के % आ गया। तो इस तरह से आप T½ निकालोगे। तो T½ समझ में आया। ऐसे ही T 100% देखो, अगर आपको T 100% बोले तो T 100% कैसे, AT है वो किसके बराबर हो जाएगा सर, a0 के बराबर। अब ये कैसे लिख दिया, देखो जब टाइम 0 था तो a0 था, आया था, जितना खर्च हुआ था या जितना बना वही तो बात थी ना, जितना बना उतना ही खर्च हुआ था। अब AT जितना रिएक्टेंट इनिशियली मौजूद था फाइनली उतना ही रह जाएगा, यानी AT की वैल्यू a0 के बराबर आ जाएगी। और अभी AT माइनस का a0 माइनस का KT, AT a0 के बराबर होगा, या AT 0 भी बच सकता है ना, 0 ही तो बचेगा। तो यहां पर इसकी जगह 0 आ जाएगा। देखो AT तो 0 हो जाएगा ना, टाइम t पर रिएक्टेंट पूरी तरीके से के बराबर ही होगा, वो भी सही था। तो ये 0 बराबर a0 माइनस का KT, ये 100 होगा, यानी T1 होगा। यहां से इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल आउट, T बराबर a0/k। सर ये T 100% a0/k आया और ये T1/a0/2 आया। अब सेम चीज से मल्टीप्लाई और सेम चीज से डिवाइड हो सकता है, हाँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर यहां पर क्या होगा, T 100% लिख सकता हूं इसको मैं, ये हो जाएगा आपका a0 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हो। a0/2 क्या था आपका, T 50% था, यानी T 100% आपका क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T 50%। हाँ सर, इधर से मुझे क्या समझ में आया, होगा जितनी देर में रिएक्टेंट आधा होगा उतनी ही देर पे प्रोडक्ट बन भी जाएगा। क्या कहा, जितने टाइम पर रिएक्टेंट आधा होगा उतने ही टाइम। अब कुछ ग्राफ बना लेते हैं और जिसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो अगर आपको कभी ऐसा पूछ ले कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो आपको वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन लेना है और एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है। हमारा कंसंट्रेशन का रिलेशन क्या आया था, यही तो अगर याद हो तो देखो अभी ये वाला फॉर्मूला नहीं आया था, AT माइनस a0 बराबर का KT माइनस का, ये इस साइड भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, AT बराबर कंसंट्रेशन और टाइम भी आ सकता है, या ये ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, AT वर्सेस टाइम का, ग्राफ में कंसंट्रेशन और टाइम का, और या फिर AT वर्सेस टाइम का। अब AT हमने सब्जेक्ट बना लिया है, तो ये कौन से एक्सिस में होना चाहिए सर, ये वाई एक्सिस में होना चाहिए, होना चाहिए एक्स एक्सिस में। एक्स के संग हमेशा क्या लगा होता है सर, m होता है, तो ये m होगा। और c आपका कैसा होगा, c प्लस mx होता है, तो m की वैल्यू यहां पर क्या है, नेगेटिव होता है। यहां पर k कैसा आपका सर, निगेटिव है, निगेटिव स्लोप के संग डिक्रीज करेगा जब k नेगेटिव आता है। और देखो इंटरसेप्ट क्या, इधर लिख दूंगा, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है माइनस में, तो यहां पर m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का k, आपका क्या हो जाएगा, टाइम। तो ग्राफ समझ में आया कैसे बनेगा टाइम का। अब देखो अगर आपको कभी कह दे T½ का ग्राफ बनाओ, ये थोड़ा मिटा दूं मैं इसको, और T½ का ग्राफ बनाने को कह दे आपसे, तो देखो अगर आपसे कहे T½ का ग्राफ बनाओ, तो T½ का ग्राफ कुछ किस तरह से बनेगा। देखो T½ का फॉर्म बोल रहा है
1/k में ग्राफ बनाऊं, टी हाफ वर्सेस 1/k में, तो टी हाफ का फॉर्मूला आया आपका a0/k। पर टी हाफ को मैं कौन से एक्सेस में लूंगा, यहां वाले में, और यहां पर आपका क्या ले लूंगा, 1/k ले लूंगा। अगर 1/k ले लूंगा तो ये आपका स्लोप हो जाएगा, ये हो गया। c की वैल्यू क्या है, 0, c की वैल्यू क्या है, 0, ये तुम्हारा y है, और m तुम्हारा a0/2 है, m बराबर a0/2। डेरिवेशन थोड़ा बहुत समाप्त होता है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम जीरो ऑर्डर